ढोलक पर बन्ना बन्नी गाते सबके बीच बैठी माला कोने में 20 वर्षीय भांजी रुचि की फुसफुसाहट सुनते ही तिलमिला उठी। वह तुरंत उठी और दुकान से सटे कमरे में जाकर देखा तो उसकी 8 वर्षीय बेटी परी जेठानी के पिता की गोदी में बैठी थी और जिस तरह से कहानी सुनाते उनके हाथ उस मासूम के कोमल अंगों को छू रहे थे, माला की आंखों में खून उतर आया। उसकी पिता की उम्र के उस व्यक्ति की नापाक हरकत कतई माफी योग्य नहीं थी। उसका जी चाहा कि बेटी के साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ करने वाले का मुंह नोच ले, पर समझदार माला शादी जैसे मौके पर रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। वैसे भी मिनी उसकी प्रिय भतीजी थी और उसी की शादी अटेंड करने वह इंदौर से इटावा अपने पति और बेटी के साथ आई थी। जैसे जैसे अपने आप को नियंत्रित कर उसने तेज आवाज में बेटी को आवाज दी, चलो परी, खेल खत्म हो चुका, अब आओ हाथ मुंह धुला कर तुम्हें तैयार कर दूं। माँ की आवाज़ सुनते ही परी भाग कर आई और उसके पैरों से लिपट गई। तभी जेठानी के पिता की आंखें माला से जा मिली। उसकी आंखों में घृणा मिश्रित क्रोध देख वे थोड़ा सा कपाते हुए बोले, बच्चों ने जिद की तो उन्हें कहानी सुना रहा था। माँ की आवाज़ सुनते ही परी भाग कर आई और उसके पैरों से लिपट गई। तभी जेठानी के पिता की आंखें माला से जा मिली। उसकी आंखों में घृणा मिश्रित क्रोध देख वे थोड़ा सा कपाते हुए बोले, बच्चों ने जिद की तो उन्हें कहानी सुना रहा था। छी, कैसा बेशरम इंसान है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी वह बातें बना रहा है। माला उसके दुस्साहस पर हैरान थी। इस तरह अपनों की भीड़ में कोई व्यक्ति, वो भी पिता जैसे सम्मानित ओहदे वाला, ऐसी नीच हरकत करेगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रिश्तों की मर्यादा भंग होती देख मन का आक्रोश आंखों के रास्ते घुमड़ते घुमड़ते बहने लगा। उफ, क्या करूं? क्या कोई इसको बताना ठीक रहेगा, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो माहौल बिगड़ते समय न लगेगा। ठीक है, देखती हूँ। अगर उन्होंने फिर ऐसी हरकत दोहराई तो उनकी उम्र और ओहदे का ख्याल न करूँगी। सोचते हुए माला ने जैसे मन ही मन कुछ ठान लिया। वॉशरूम में उसने परी के हाथ मुंह धुलाते समय उसे नाना से दूर रहने को कहा। पर क्यों मम्मी? नाना तो हमें प्यार करते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, पर उन्हें आपको यहाँ वहाँ छूना नहीं चाहिए, ये गलत होता है। कहते हुए माला ने उसे अच्छे बुरे टच के बारे में समझाया। हाँ मम्मी, उनका छूना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनकी गोद में बैठना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी सुनने के लिए तो सबको बारी बारी से उनकी गोद में बैठना होगा। अब मैं नाना से चॉकलेट भी नहीं लूँगी और कहानी भी नहीं सुनूँगी। फिर आप सुनाओगी ना मुझे कोई अच्छी सी कहानी? नन्ही परी मचल उठी। हाँ, मैं अपनी परी को एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी, पर रात को सोते समय। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखना कि आपको रुचि दीदी के साथ ही रहना है। ठीक है, ओके। अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डाल परी झूल गई। 12 साल पहले 5 भाई बहनों वाले उस हवेली नुमा घर में माला सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। सास ससुर थे नहीं, इसलिए अपने से काफ़ी बड़े जेठ जेठानी को ही वह सास ससुर का सम्मान देती थी। उससे बड़ी 3 नंदें भी उस पर बहुत स्नेह लुटाया करती थी। माला को याद आया जब वह नीता दीदी के पिता से पहली बार मिलने पर उनके पैर छूने झुकी तो उन्होंने कहा, ये कहते हुए उसे पैर छूने नहीं दिया कि कहीं बिटिया से पाँव छुआया जाता है। अरे बिटिया तो देवी का अवतार होती हैं, उनके तो पाँव पूजे जाते हैं, और आज एक बिटिया के अंदर उन्हें देवी के बजाय उसकी देह का दर्शन हो रहा है। कैसी दुगली मानसिकता, कैसा पाखंड। माला विचारों के भंवर में गोते लगा ही रही थी कि बाहर से आती भतीजी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। चाची, क्या कर रही हो? चाचा कब से आवाज़ दिए जा रहे हैं, आई आई। परी के कपड़े बदला
बदला चुकी, माला ने जवाब दिया और परी को दुलारते हुए बाहर भेजा और खुद भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज लेडीज संगीत था जिसमें उसकी और क्विज की भी परफॉर्मेंस थी। प्योर जॉर्जेट की रेड कलर की बॉर्डर वाली साड़ी में माला बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के लिए बुक किया गया गार्डन घर से 5 मिनट के फासले पर था। वहीं संगीत का प्रोग्राम होना था। काफ़ी बड़े स्टेज की सजावट देखते ही बनती थी। पीच कलर का गाउन पहने मिनी भी बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सबसे पहले दुल्हन की सहेलियों का डांस हुआ, फिर मिनी ने भी उनको ज्वाइन किया। मम्मा मम्मा मुझे भी डांस करना है, काफ़ी देर से परी जिद कर रही थी। फिर तो वह भी कमर पर दोनों हाथ रखे ठुमक ठुमक कर सबके बीच खूब नाची। फिर बारी आई माला और क्विज की। पुराने गीतों की पैरोडी पर उन दोनों ने इतना मस्ती भरा डांस किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो उन्हें देखते रह गए। फिर तो क्या बच्चे क्या बड़े सभी एक एक कर डांस की मस्ती में डूबते चले गए। माला भी प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी, पर उसकी पैनी नज़रें अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। उसकी नज़र बराबर दीदी के पिताजी पर थी। परी को खाना खिलाने के दौरान उसका ध्यान थोड़ा भटक गया तो वे गायब थे। दीदी क्या बात है, पिताजी नज़र नहीं आ रहे। उनसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता। कहने लगे कि तुम बच्चों का प्रोग्राम है, तुम लोग मस्ती करो, मुझसे अब बैठा नहीं जाएगा। सो खाना खाकर घर निकल गए। दीदी मेरी तबीयत भी कुछ ढीली लग रही है, शायद थकान का असर है, घर जाकर आराम करती हूँ। परी को ले जा रही हूँ, क्विज पूछे तो बता देना। अरे पर तूने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, अभी भूख नहीं है। अगर लगी तो किसी के हाथों घर पर ही मंगवा लूँगी, आप चिंता ना करो। कहते हुए माला ने परी का हाथ पकड़ा और लंबे डग मारती हुई घर की तरफ चल दी। वह बेहद परेशान थी क्योंकि बात यहाँ सिर्फ उसकी बच्ची के प्रति हुए अन्याय की नहीं थी, बल्कि एक अनाचार और व्यभिचार था जिसे करने वाला बेहद करीबी रिश्ते में बंधा एक धूर्त व्यक्ति था। सभ्य समाज का दुश्मन। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी निरीह को अपनी कुचेष्टाओं का शिकार बना सकता है। तो क्या मासूमों के दोषी को यूं ही छोड़ देना सही है? क्या रिश्ते की आड़ में उसकी भ्रष्टता क्षमा करने योग्य है? ऐसे अनेक प्रश्न उसके मन में मथ रहे थे। उसकी आंखों के आगे जेठानी नीता की तस्वीर तैर गई। कितनी अच्छी हैं दीदी, अपने पिता की सच्चाई जानकर उन्हें कितनी तकलीफ होगी। फिलहाल वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। जानबूझकर माला घर के सामने वाले गेट से ना जाकर आंगन में बने पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी। वहाँ नईन और काम वाली अगले दिन की पूजा के लिए मंडप के नीचे कुछ तैयारी कर रही थी। परी को उसने हाल में ले जाकर चुपचाप बैठने को कहा। आंगन से लगे लंबे गलियारे को पार करती हुई वह दुकान के पास वाले कमरे तक जा पहुंची। तभी उसके कानों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। नाना जी अब हमारी बारी है, सबकी बारी आएगी, तनिक धीरज रखो। नाना के हाथों की जादू वाली मालिश खरखराती आवाज़ में भद्दी सी हंसी सुन वह खड़ी न रह सकी। उटका हुआ दरवाज़ा हाथ से ठेलते ही खुल गया। अंदर का नज़ारा देख उसके एक बार फिर अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। आस पड़ोस के बच्चे नाना कहे जाने वाले शख्स को घेरे बैठे थे और अपनी गोदी में 5-6 साल की बच्ची को उल्टा लिपटाए वो उसकी मालिश करने की भावभंगिमा कर रहा था। लपक कर माला ने बच्ची को उसकी गोद से लगभग छीना और सभी को प्यार से अपने अपने घर जाने को कहा। तुम बहुत जल्दी आ गई बिटिया। उसके चेहरे पर अभी भी कुटिल मुस्कान तैर रही थी। आपको शर्म नहीं आती ये नीच हरकत करते हुए? आप कहने को आप पिता तुल्य हैं, पर आप तो पिता कहना उस पवित्र शब्द का अपमान होगा। उम्र में आपकी पोतियों से भी छोटी हैं ये बच्चियां। सच बताएं, आपका विवेक मर चुका है।
क्या जो इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपे? अत्यंत क्षोभ व गुस्से से वह फट पड़ी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अचानक ही उसकी बोली और सुर बदल चुका था। बेशर्मी की ये पराकाष्ठा देख माला दंग थी। सच में आप जैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी तरह की जलील हरकत आपने की है, कायदे से आपको पुलिस में दे देना चाहिए, परंतु मैं सिर्फ समझाइश दे कर छोड़ रही हूँ। वक्त रहते सुधर जाइए, नहीं तो दीदी और दूसरे लोगों को पता चला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आवेश में ऊंची उसकी आवाज़ आंगन में काम कर रहे लोगों तक जा पहुंची। पागल हो क्या? बित्ते भर की छोकरी मुझे सबक सिखाने चली है। जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे तो तैश में उसने माला पर हाथ छोड़ दिया। उस पर उठे हाथ को किसी ने हवा में रोक लिया। खबरदार, जो माला पर हाथ उठाया। और सही कहा आपने, वो मासूम आपको जानेंगी भी कैसे? पर मैं आपको भले मानस वाली छवि के पीछे की घिनौनी हकीकत से भली भांति वाकिफ़ हूँ। आप इस संसार के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी घृणित वासना की पूर्ति के लिए अपनी बच्ची तक को न छोड़ा। सच में आप तो पिता कहते मुझे लज्जा आती है। गुस्से में नीता का चेहरा तमतमा रहा था। ये क्या कह रही हो दीदी? एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे? बाप इसकी दरिंदगी देख प्राकृतिक ने इसे बाप बनने का अवसर ही कहाँ दिया। एक अदत्त बच्चे की आप में इसकी सहृदय पत्नी तमाम कोशिशें करके हार गई। सब तरफ से निराश होकर उसकी जिद पर मुझे एक अनाथालय से गोद लिया गया था। लेकिन बेटी हो कर भी मैं इसकी बेटी कभी न बन सकी। एक दिन इसे मेरे साथ गलत हरकत करते देख माँ का दिल भारी पीड़ा से भर उठा। उस दिन मुझे अपने सीने से चिपटाए वे देर तक रोती रहीं। 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने भाई को बुलाकर मुझे उनके हाथों सौंप दिया। उन 2 दिनों में वे साये की तरह मेरे साथ रहीं और मेरे जाने के महीने भर बाद ही ये खबर आ गई कि घर के अहाते में बने कुएं में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। शायद इनका ये भयावह रूप उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। कहते हुए अनीता फफड़ पड़ी। काश उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ मजबूती से खड़ी हो पाती और इसे इसके लिए किए का दंड दिला पाती, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मैंने तो सदा ही इसके एक निश्चित दूरी बना रखी थी। मिनी की शादी में भी ना बुलाती, पर तुम्हारे भैया ने कहा तो उन्हें कैसे मना कर सकती। अपना हर जख्म उनसे साझा करना पड़ता। फिर मुझे भी लगा कि उम्र के इस पड़ाव पर जीवन की काफ़ी ठोकरें खाने के बाद शायद इन्हें कुछ समझ आ गया हो। पर नहीं, कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। सोचती हूँ कि इन्हें ना बुलाना ही सही होता। वो तो अच्छा हुआ, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ी। अब क्या करूँ? इनकी हैवानियत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बताऊँगी तुम्हारे भैया को? जी तो कर रहा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। मैं नहीं रहूँगी तो इस घर से इनका रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। गलती से भी ऐसी कभी मत सोचना। भुगतान तो उसे करना पड़ेगा जिसने ये जलील काम किया है। इन्हें इनके गुनाहों की सज़ा मिलकर रहेगी, ताकि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले कोई 100 बार सोचे। दरवाजे पर नीता के पति खड़े थे। तुम यहाँ हो? हाँ रुचि, तुम दोनों को एक के बाद एक जाते देखा तो उसने आज सुबह की घटना मुझे कह सुनाई और मैं सीधा यहाँ चला आया। तुम्हारी पूरी बात सुनते ही मैंने पुलिस को फ़ोन करने को कहा है। पुलिस आती ही होगी। कहते हुए नीता के कंधे को उन्होंने
हौले से थपथपाया, मानो उसके साथ खड़े रहने का भरोसा दे रहे हों। तुम अपने बाप को जेल भिजवाओगी? इंसानी चोले के पीछे छिपे हैवान की आंखों में गहरा अविश्वास था। नहीं, मैं उन अनाचारी को जेल भेजूंगी जिसने रिश्तों की सभी मर्यादाओं को लांघ जाने का दुस्साहस किया है। तल्ख स्वर में जवाब देकर नीता ने घृणा से मुंह फेर लिया और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चल दी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, तुम्हारे आंसुओं की जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसे मौके पर ये सब नहीं करना चाहती थी, पर कैसी बातें करती हो माला। तुम्हारी वजह से आज एक अपराधी अपनी सही जगह पहुंच जाएगा। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, आज तुम्हारे कारण ही मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई और एक सही फैसला लिया है। नीता उसकी बात को काटते हुए बोली, सच में दीदी, गर्व है मुझे आप पर। कहते हुए माला नीता के गले लग गई। पुलिस की गाड़ी का सायरन धीरे धीरे से पास हो